हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है गुरुजी विशाल एजुकेशन हब में। और जिस पे जो आज हमारा लेक्चर रहने वाला है वो है लेक्चर नंबर 46, जिस पे हम बेसिकली बात करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग की। कुछ डेडलॉक और कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके एचपी जीओआईटी सिलेबस में जो मेंशन है वो ओनली एक ही टॉपिक है जिसका नेम है सीपीयू शेड्यूलिंग। इससे पहले हमने कुछ लैंग्वेजेस जितनी भी रहती हैं उन सभी लैंग्वेजेस के बारे में हमने डिस्कस करा है, ठीक है। तो ये कुछ एक दो टॉपिक्स आपके रहते हैं, उसके बाद टोटल हम लाइव स्ट्रीमिंग पे काम करेंगे जिसपे डेली आपको एक दिन छोड़ के प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे कंप्यूटर का, जो कि हर एक किसी न किसी एग्जाम्स पे आपको ये सारी चीजें बनने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। चलो, तो जो सबसे पहले यहाँ पे चीज आती है वो है प्रोसेस लाइफ साइकिल। जो स्टेट्स रहती है एक सीपीयू की, ठीक है। सीपीयू की एक शेड्यूलिंग के बारे में हम कुछ बेसिकली बात करेंगे। तो थोड़ा सा ये टेक्निकल चीज होने वाली है आज के लेक्चर पे, तो थोड़ा सा फोकस करना है आपको, ठीक है। कुछ डायरेक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे बढ़िया से प्रॉपर तरीके से। लेकिन इस सारी चीजों को हम बढ़िया से भी एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस साइकिल होता है वो सीपीयू प्रोसेसिंग का, वो कैसा होता है। सबसे पहले यहाँ पे न्यू आता है, उसके बाद रेडी होती है, उसके बाद रनिंग, उसके बाद वेट और लास्ट में उस चीज को टर्मिनेट किया जाता है, ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद वो चारा प्रोसेसिंग पूरी रैम पे होती है, रैम के बाद वो सीपीयू में, सीपीयू के बाद वो टर्मिनेटिंग वेट, उसको शेड्यूलिंग का नाम दिया जाता है, ठीक है। शेड्यूलिंग का मतलब आपने देखा होगा कि टाइम शेड्यूल करना। जब मैं अगर वीडियो को शेड्यूल कर रहा हूं तो एक टाइम उसको मैं एलोकेट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैंने जो एक कमांड प्रेस करी वो डायरेक्ट शेड्यूलिंग पे चली जाएगी, नहीं। उससे पहले उसको 3-4 स्टेजेस से पास होना पड़ता है, जैसे प्रोसेस हो गया, रैम हो गया, सीपीयू हो गया, उसके बाद टर्मिनेटिंग वेट्स पे। तो जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे, वो आता है मेरे पास यहाँ पे न्यू। न्यू पे क्या होगा समझना, प्रोग्राम बिगिन क्रिएट। मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट करा, ठीक है, पीजीएन इन अ न्यू स्टेट, एक न्यू स्टेट पे उसको लॉन्च किया, और यू मेक अ प्रोग्राम इन सी, ठीक है। मैंने एक सी पे प्रोग्राम किया, ठीक है। उसके बाद दूसरे पर आता है मेरे पास रेडी, प्रोसेस रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। अब वो प्रोग्राम क्या है, एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है। और रेडी क्यू FIFO, ठीक है, आगे जानते हैं। आल्सो कॉल्ड रेडी क्वी, उसको हम रेडी क्वी के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है मेरे पास उसके बाद रनिंग, करंटली एग्जीक्यूटिंग इन सीपीयू। अब जो करंटली मैंने अभी तक उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, लेकिन सीपीयू में एग्जीक्यूट होना ऑटोमेटिकली वो शुरू हो चुका है, ठीक है। हाउ मेनी सीपीयूज, यूनि और मल्टी प्रोसेसिंग। कैसे, यूनि डायरेक्शन है कि मल्टी प्रोसेसिंग पे यहाँ पे काम होता है, ठीक है। फिर आता है टर्मिनेटिंग, प्रोसेस कंप्लीटेड जैसे ही होता है, रिसोर्सेज रिलीज किए जाते हैं, डीएलोकेशन किए जाते हैं, और रैम आपकी फ्री हो जाती है वहां से टोटली। फिर वेट करते हैं, ब्लॉक, वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट और रिक्वेस्ट, और रीड और राइट, और रेडी स्टेट हो जाती है एग्जीक्यूट करने के लिए। सस्पेंड, रीड ऑल, प्रोसेस, वेट, रैम लिमिटेड, स्वैप आउट टू होल्ड डिस्क, मीडियम टर्म शेड्यूल, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं ताकि आपको हर एक चीज पॉइंट में अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। अब समझना यहाँ से कि जो एक सीपीयू शेड्यूलिंग का काम है वो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। समझना, दो चीजों पर यहाँ पे काम होता है, एक होता है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग और दूसरी आती है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, जिसमें वेटिंग और क्लॉक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के काम क्या होता है, यू मेक अ प्रोग्राम इन सी पे एक प्रोग्राम लिखा और अपीयर इन न्यू स्टेट पे वो अपीयर होगा। दिस प्रोग्राम इन अ स्टेबल स्टेट में होगा जस्ट वो। देयर इज एन नंबर ऑफ प्रोसेसर टू न्यू स्टेट, बहुत सारे प्रोसेसर यहाँ पे काम करते हैं उस प्रोसेसर्स पे, ठीक है, प्रोसेस करने के लिए। वंस स्टार्टेड, जैसे उस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है, कैन नॉट बी परमिटेड का मतलब रन टू कंप्लीटिशंस, ठीक है। तो जैसे मैंने वो परमिटेड किया प्रोग्राम, तो वो रन करेगा कंप्लीट होने के प्रोसेस को, और रेडी करेगा रनिंग के लिए। नो इंटरप्शंस, किसी भी इंटरप्शंस का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होगा। लेकिन प्रिमिटिव में क्या होता है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का काम क्या होता है,
हाईली प्रायोरिटी प्रोसेस होता है और ये सीपीयू इसमें असाइंड किए जाते हैं पहले ही। टाइम्ड क्वांटम यूज्ड और कॉल्ड राउंड रॉबिन, आल्सो कॉल्ड मल्टीटास्किंग। यहाँ पे मल्टीटास्किंग परफॉर्म किए जाते हैं सारे प्रोसेसर्स एक साथ। स्टील फ्रॉम द शेड्यूल प्रोसेस असाइन 5s 5 सेकेंड के लिए, रेडी रनिंग वेट कैन बी इंटरप्टेड। इसमें इंटरप्ट होता है कब, 5 सेकेंड के लिए, कि आपको होल्ड में रखा जाएगा वो सारा डाटा। सिंपल आउटपुट की बात करें, रिक्वेस्ट रीड और राइट, वेट और बाद में रेडी होता है। टाइम क्वांटम की बात करें तो सीपीयू एलोकेट करता है प्रोसेसर को से 5 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी एक सीपीयू शेड्यूलिंग पे, कि एक नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पे जिसपे कोई भी इंटरप्ट की जरूरत नहीं होती है, इंटरप्ट इस पे आती ही नहीं है। लेकिन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पे क्या काम होता है, वेटिंग। इसलिए तो इसको कहा गया कि 5 सेकंड के लिए इसको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीपीयू जो एक शेड्यूलिंग है उसके एल्गोरिदम कैसे काम करता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मेरे पास यहाँ फर्स्ट नंबर पर FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। क्या, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम होता है, नो स्टारवेशंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे SJFS। क्या, SJFS तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग होती है, यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव है ये भी। और JSF का मिनिमम बर्स्ट टाइम, बिल्कुल कम से कम यहाँ पे टाइम लगता है। और यस, ये स्टारवेशन है। स्टारवेशन का मतलब जिसपे टाइम एलोकेट किया जाता है चाहे कुछ समय के लिए ही। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है प्रायोरिटी एल्गोरिथम। प्रायोरिटी का मतलब होता है कि मैंने पहले किसको प्रायोरिटी दी है, किस इंस्ट्रक्शन को प्रायोरिटी दी है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग रहती है बोथ प्री एम्पिटेटेड एंड नॉन प्रिमिटिव, जिसमें नॉन स्टारवेशंस पे काम होता है। अब यहाँ पे चलते हैं, जो फोर्थ नंबर पर आता है वो है राउंड रॉबिन। तो राउंड रॉबिन का क्या है, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है जिसमें प्रिमिटिव और यूज्ड टाइम क्वांटम, जिसमें टाइम क्वांटम का यूज किया जाता है। और इसमें नॉन स्टारवेशंस होती है, टाइम का इस पे एलोकेट नहीं किया जाता है सारी चीजें। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे थ्रेड्स। जो थ्रेड्स होते हैं उसका क्या रोल रहता है सीपीयू शेड्यूलिंग्स पे। तो एक ऐसा प्रोसेस होता है कंटेन वन और मोर थ्रेड्स। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड थ्रेड। एक जो प्रोग्राम का जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसी को ही थ्रेड के नाम से जाना जाता है। थ्रेड इज आल्सो कॉल्ड लाइट वेट प्रोसेस, लाइट वेट प्रोसेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। नंबर 1 पॉइंट की बात करें, थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम आल्सो कॉल्ड लाइट वेट प्रोसेस। एग्जाम्पल की बात करें तो जो MS वर्ड रहती हैं एप्लीकेशंस, रनिंग एप्लीकेशंस इन 3 प्रोसेस, दैट इज मल्टी थ्रेडिंग। थ्रेड 1 की बात करें तो स्पेल चेकर, थ्रेड 2 की बात करें तो फाइल सेविंग, और थ्रेड 3 की बात करें तो टेक्स्ट स्टाइल। नेक्स्ट वर्चुअल मेमोरी की बात करें तो स्वैप इन और स्वैप आउट, 2 मेमोरी यहाँ पे काम करती है। वेटिंग क्यू की बात करें तो स्वैप आउट और सेंड प्रोसेस इन होल्ड डिस्क। सस्पेंड की बात करें तो सिंपल आउटपुट रीड, और ऑल प्रोसेस वेटिंग रैम लिमिटेड मीडियम टर्म शेड्यूलर्स पे यहाँ पे काम किया जाता है। तो ये कुछ थ्रेड्स के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस थी बेसिक सी। नेक्स्ट एक डेडलॉक भी आता है यहाँ पे। ठीक है, तो डेडलॉक का यहाँ पे क्या काम रहता है, ये भी एक प्रोसेस होता है इन अ वेटिंग स्टेट। ठीक है, डेडलॉक का मतलब इट इज अ प्रोसेस इन अ वेटिंग स्टेट, रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल, प्रोसेस मोर इज वेटिंग स्टेट, दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है सिस्टम मॉडल की बात करें तो 3 स्टेप प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया जाता है डेडलॉक पे। कौन कौन सा, नंबर 1 पे एवरी प्रोसेस विल रिक्वेस्ट फॉर द सेम रिसोर्स। ये सभी जो करेंगे वो रिक्वेस्ट करेंगे सारे प्रोसेस को सेम रिसोर्सेज को। सिंपल इनपुट आउटपुट की बात करें, इनिशिएट प्रोसेस यूज द सेम रिसोर्स। थर्ड इसमें सिस्टम मॉडल आता है, वो आता है प्रोसेस मस्ट रिलीज द रिसोर्स आफ्टर यूज। ठीक है, नेसेसिटी टू कंडीशंस फॉर डेडलॉक, डेडलॉक के लिए कौन कौन सी नेसेसिटी है, किस किस की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मेरे पास यहाँ पे म्यूचुअल एग्जीक्यूशंस, दूसरे नंबर पर होल्ड एंड वेट,
थर्ड नंबर पर नो प्री एमर्शंस, और लास्ट पे आता है सर्कुलर वेट। ठीक है, तो ये सारे के सारे नेसेसरी कंडीशंस होती हैं डेडलॉक की। ठीक है, मैं इसको और डीप भी आपको ले जा सकता था, लेकिन इतना डीप जाने की जरूरत ही नहीं है। जो जो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो चीजें बनने वाली है हम उसी पे ही ऑलरेडी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कुछ डेडलॉक के जो सिंपल क्वेश्चन आएगा कि डेडलॉक्स के जो मॉडल्स रहते हैं, सिस्टम मॉडल्स पे कितने स्टेप फॉलो किए जाते हैं, 1 2 3 4, आंसर आएगा 3। कौन कौन से, तो ये सारे आपके सामने। दूसरा, नेसेसरी कंडीशन जो रहती है डेडलॉक की, आ जाएगा ऑप्शन में से कौन सी नेसेसिटी एप्लीकेशंस नहीं है, इसकी कंडीशंस नहीं है, वो 4 ऑप्शन पटा के दे देगा आपको। ठीक है, तो ऑल 4 कंडीशन मस्ट बी होल्ड साइमल्टेनियसली फॉर डेडलॉक टू अकर, प्रिवेंटिंग एनी वन कंडीशन प्रिवेंट्स टू डेडलॉक। नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर्स, ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। डाटा स्ट्रक्चर्स पे हम पढ़ते हैं यहाँ पे एरे, उसके बाद स्टैक, उसके बाद क्वी, उसके बाद लिंक्ड लिस्ट और टाइप एंड ऑपरेशंस, इसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहले आता है मेरे पास यहाँ पे एरे। ये एरे होता क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें देखो सीपीयू के ही छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, उसी के ही बारे में है। तो एक कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर डाटा टाइप दैट इज एलिमेंट यूज्ड कोचिंग कंसेप्ट एरे रैंडम डायरेक्ट एक्सेस। तो सबसे पहले आता है जैसे मेरे पास यहाँ पे एरे, तो एरे मेरे पास जो रहता है वो 4 बाइट का रहता है until the size of array out of our list, accessing 4th element in random direct access। साइनिंग की बात करें तो allocates n और साइज मेमोरी, कितना साइन करना है वो उसकी साइज मेमोरी पे डिपेंड करता है। और डिसएडवांटेज क्या रहती है इसकी, नीड्स लार्ज कॉन्टिन्यूस मेमोरी, इसके लिए बहुत लार्ज कंटिन्यूस मेमोरी की जरूरत पड़ती है। और इंटीजर एरे की बात करें तो जैसे 5 1 4 3 5, और न्यू की बात करें तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट से, जस्ट इसका और कुछ नहीं। ऑपरेशनल्स परफॉर्म की बात करें तो 5 स्टेप से ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है एरे पे। कौन सा, नंबर 1 पे सर्चिंग, नंबर 2 पे सॉर्टिंग, नंबर 3 पे इंसर्शंस, नंबर 4 पे डिलीशंस और नंबर 5 पे अपडेशंस। उसके बाद प्रीमिटिव डीएस टाइप्स जो रहते हैं वो कितने रहते हैं यहाँ पे, वो रहते हैं जस्ट मेरे पास यहाँ पे 3। सबसे पहले इंटीजर, इस पे फ्लोट और करेक्टर आता है, वुलन पे लॉन्ग लैंग्वेजेस पे, और उसके बाद एसएसई पे एरे। ठीक है, उसके बाद आता है स्टैक। स्टैक का आता है यहाँ पे LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक को LIFO के नाम से भी जाना जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीनियर डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू पुश, टू ऐड एंड पॉप, टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम टॉप ओनली। सबसे पहले जैसे आता है मेरे पास टॉप, स्टैक जो ऑपरेशंस रहते हैं यहाँ पे पुश, पॉप, पीक टू टॉप एंड ISMT। तो ऐड एलिमेंट ऑन टॉप, रिमूव टॉप एलिमेंट, व्यू टॉप एलिमेंट और चेक इफ स्टैक एम्प्टी। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास जो पुश का रहता है वो टॉप पे यहाँ पे 3 लेयर्स पे काम होता है, ABC। ठीक है, वही ये सारी चीजें। एप्लीकेशन ऑफ स्टेप की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, जिसको मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, वो चीजें यहाँ पे मोस्ट IMP हो जाती है। तो मैनेजिंग जब फंक्शंस कॉल जितनी भी रहती है उसको मैनेज करने का काम होता है स्टैक्स का। अनडू ऑपरेशंस इज टेक्स्ट डाटा, टेक्स्ट डाटा जो भी उसको अनडू करने का जो ऑपरेशंस होता है वो भी स्टैक ही हैंडल करता है। स्टैक स्वयं फंक्शंस कॉल अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन एवोल्यूशंस, क्वेश्चन एंड डिलीटेशंस एट वन एंड और डिलीटेशंस ऑफ डाटा, ये सारा के सारा इस पे काम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट का मतलब होता है नॉट, जो कि डाटा प्लस रेफरेंस पॉइंटर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। कलेक्शन ऑफ नोड्स की बात करें तो डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर रहता है जिसमें नो नीड टू प्री एलोकेट मेमोरी, इस पे मेमोरी एलोकेट करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है। ग्रो एंड श्रिंक ड्यूरिंग रन टाइम, ऑटोमेटिकली ये ग्रो होता है और ऑटोमेटिकली ये श्रिंक होता है ड्यूरिंग द रन टाइम, जब ये एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे सिंगली लिंक्ड लिस्ट, कितने टाइप्स की है, 3 टाइप्स की, जिसमें पहला है सिंगल लिंक्ड लिस्ट, जिसमें ईच नोड हैज डाटा एंड अ पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, जैसे हेड, DN और कुछ इस प्रकार से।
दूसरा आता है डबल लिंक्ड लिस्ट, जिसपे ईच नोड हैज द 2 पॉइंटर काम करते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे को भी जाएगा डाटा और रिवर्स भी आएगा, सिंपल, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, जिसपे एक लूप की तरह काम करेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जहां से डाटा जाएगा फिर से उसी प्रोसेस पे वापिस आना, लूप पे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वी। क्वी आता है मेरे पास FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्यू का मतलब होता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एलिमेंट एडेड एट रियर एंड रिमूव फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम FIFO ऑर्डर, ठीक है। तो उस चीज को जो एक फ्रंट एंड होता है वहां से उसको रिमूव करता है रियर एंड को, उसी को ही क्यू के नाम से जाना जाता है। जैसे ये मेरे पास फ्रंट एंड है, ये मेरे पास रियर एंड है, 1 2 3 4 नंबरिंग है कुछ इस प्रकार से। तो क्यू जो ऑपरेशंस रहते हैं ये भी मेरे पास कौन कौन से रहते हैं बेसिकली, आइए उसको जानते हैं। सबसे पहले आता है एन क्वी, जिसमें ऐड एलिमेंट एट रियर, यहां पे एलिमेंट को ऐड किया जाता है। दूसरा आता है डेक्यू, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट। तीसरे नंबर पर आता है फर्स्ट एलिमेंट फॉलो, FIFO ऑर्डर। और फोर्थ नंबर पर आता है क्वी इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। और एप्लीकेशंस ऑफ क्वी की बात करें तो CPU प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रिंट स्पूलिंग, BF ग्राफ ट्रैवर्सल्स और OS ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क मैनेजमेंट, वो सारा काम कौन करता है आपका यहाँ पे क्वी। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर मेजरमेंट यूनिट, ये भी आपके टॉपिक पे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंप्यूटर मेजरमेंट जो यूनिट्स रहते हैं वो किस किस के और कौन सा यूनिट किसको मेजर करता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आता है मेरे पास यहाँ पे DPI। तो DPI का मतलब क्या, प्रिंटर रेजोल्यूशंस, ये इसका मेजरमेंट, और डॉट पर इंच इसकी फुल फॉर्म। तो प्रिंटर रेजोल्यूशन का यूनिट क्या है, DPI, सही है। दूसरे नंबर पर आता है MBPS, कनेक्शन स्पीड और साउंड स्पीड हम इससे मेजर करते हैं। फुल फॉर्म की बात करें तो मेगाबिट्स पर सेकंड। उसके बाद आता है मेरे पास यहाँ पे बिट, क्योंकि डाटा यूनिट इन कंप्यूटर का एक यूनिट है, दैट इज बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे फ्लॉप, जिसपे सुपर कंप्यूटर स्पीड का ये यूनिट है और फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड के हिसाब से ये परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आता है हर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज, जिसपे प्रोसेसर स्पीड का ये यूनिट है और हर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज इसकी फुल फॉर्म है। पिक्सल की बात करें तो ये किसका यूनिट है, इमेज और डिस्प्ले यूनिट का, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज इज इक्वल टू पिक्सल। नेक्स्ट आता है RPM, RPM किसकी स्पीड है, हार्ड डिस्क स्पीड का यूनिट है और रेवोल्यूशंस पर मिनट के हिसाब से इस पे काम होता है, ठीक है। और लास्ट जो चीज जो कि क्विक एक रेफरेंस होता है, लास्ट में जो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी वो कौन कौन सी थी, ठीक है। प्रोसेस स्टेट्स रहती हैं, न्यू के बाद रेडी, फिर रनिंग, फिर वेट, फिर टर्मिनेटेड, फिर सस्पेंड। उसके बाद थ्रेड की बात करते हैं, एरे की बात करते हैं, FIFO की बात करते हैं। इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था CPU शेड्यूलिंग, और आपका एक डेडलॉक, एक आपका स्टैक और एक आपका थ्रेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्या थी, इंपॉर्टेंट। छोटी सी क्लास थी, 2-3 क्लास ही एज इट इज है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपने जानना है, ठीक है। हो सकता है ये क्लास थोड़ी सी हाई लेवल की लगे, लेकिन जितना आपको जो इंपॉर्टेंट करवाया गया है, अगर आप उस पर भी फोकस करते हो, मतलब ही नहीं है इस स्लाइड से एक भी क्वेश्चन बाहर जाए आपका, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज पे काम करना है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।